अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेव्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को कैलकुलेट किया था और दो साइंटिस्ट जिन्होंने अपने मैथमेटिकल फार्मूला दिए थे, किस तरह से उन फार्मूला के अंदर वो वैल्यूज़ कैलकुलेट होती थी और एरर्स कैसे आई थी उनको भी हमने रिमूव किया था। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड द टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का क्या कुछ इफेक्ट होता है, डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है और फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। इसमें बेटा हम आज के अपने टॉपिक के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे और कुछ बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं साथ साथ आपको डिस्कस कराता चला जाऊंगा। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर के स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो हमने डिस्कस करना है। स्पीड ऑफ साउंड, इसका बेटा फार्मूला साहब का लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं हम, गैमा पी डिवाइडेड बाय रो और इसका अंडर रूट, जहाँ गैमा हमारे पास एक कांस्टेंट था और ये आर हमें हासिल होता था सी पी डिवाइडेड बाय सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों के दरमियान में रेशो से पी प्रेशर ऑफ गैस है जबकि रो उसकी डेंसिटी है। हियर इज, अगर प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतनी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, जितना प्रेशर डिक्रीज करेगा उतनी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से एक बात जहन में रखिएगा बेटा, P डिवाइडेड बाय रो, ये इन दोनों के दरमियान में जो रेशो फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड के इस फार्मूला में आ रहा है ये एक जैसा रहता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। जितनी अमाउंट में डेंसिटी बढ़ती है उतनी प्रेशर बढ़ जाता है, जितनी अमाउंट में डेंसिटी डिक्रीज होती है उतनी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो दोनों के दरमियान में रेशो एक जैसी रहती है। गैमा ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसका मतलब सारी चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, वी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए दोनों चीज़ों के बढ़ने से दोनों चीज़ें एक तनासब से बढ़ भी जाती हैं और दोनों एक जितना घट भी जाती हैं और इनके दरमियान में रेशो एक जैसी रह जाएगी। तो इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड कभी तब्दील नहीं होती। तो इसका मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। दूसरा बेटा इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी, अगर डेंसिटी को ऑब्जर्व किया जाए तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इसका क्या कुछ इफेक्ट रहता है। सबसे पहले अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, इन दोनों चीज़ों के कांस्टेंट हो जाने की वजह से हमेशा याद रखिएगा बेटा गैमा, इसकी वैल्यू सेम हो जाती है तमाम तर जितनी भी एयर है हमारे पास। अब ये गैमा अगर कांस्टेंट हो जाए, हेयर इस कांस्टेंट को हटा दें। अब गौर कीजिएगा, प्रेशर को ऑलरेडी हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, गैमा और प्रेशर कांस्टेंट, इनका अंडर रूट कांस्टेंट के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास रिलेशन आता है स्पीड ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब कि डेंसिटी के डिक्रीज हो जाने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी या डेंसिटी के बढ़ जाने की वजह से स्पीड यहाँ पर बेटा कम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड फॉर द टू गैसेस, अगर इसी ही फार्मूला की बुनियादों पर इसको लिखना चाहेंगे तो मैंने यहाँ पर रिलेशन बेटा लिखा हुआ है। V1 फर्ज कर लेते हैं हमारे पास कोई गैस फर्स्ट है और उसके लिए स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला रो पी डिवाइडेड बाय गैमा पी डिवाइडेड बाय रो वन। पी भी कांस्टेंट है, गैमा भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम उसे डिफरेंट नहीं कर रहे। डेंसिटी डिफरेंट है तो इसे रो वन लिखा है और उसका अंडर रूट। और दूसरी किसी गैस के लिए अगर स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला लिखना चाहेंगे बेटा तो ये V2 इज इक्वल टू गैमा पी डिवाइडेड बाई रो टू। अब इन दोनों के दरमियान में रेशो बना लें, V1 डिवाइडेड बाई V2, दोनों की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। अब जो Wn की Wn है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, रो पी से रो पी का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट के साथ। जस्ट हमारे पास क्या रहेगा, रो टू डिवाइडेड बाई रो वन और उसका अंडर रूट। अब यहाँ से वो सारी MCQs आपकी बन सकती हैं। अगर आपको दो डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ दे दी जाए और एक स्पीड की वैल्यू दे दी जाए तो स्पीड का दूसरा वैल्यू या दूसरा क्या होगा वो बेटा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से वो सारी MCQs जो बेटा मैंने आपको सिखाई हैं बेसिक लेक्चर के अंदर, कि अगर आपको डेंसिटी और V के दरमियान में ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए तो ग्राफ किस तरह का होगा, अगर आपको डेंसिटी के अंडर रूट और V के दरमियान में ग्राफ पूछ लिया जाए तो वो ग्राफ किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। जस्ट बता इसलिए रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इवन के आपको यहाँ पर बेटा अगर डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो आपके पास स्पीड का क्या कुछ रिलेशन होगा। अगर डेंसिटी 4 गुना कर दी जाए तो स्पीड कितनी होगी, डेंसिटी 2 गुना कर दी जाए तो स्पीड कितनी होगी। आपको यहाँ पर डेंसिटीज़ के अंदर रेशोज़ बता दी जाए तो स्पीड की क्या रेशो होगी। ये फार्मूला आपके सामने आ गया।
तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप वो सारी क्वेश्चन सारी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। एज वी नो दैट बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेस हम अगर कंसीडर कर लें बैक वक्त और उनके लिए स्पीड ऑफ साउंड का ये रिलेशन लिखना चाहें, तो वी नो दैट कि जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है वो हमेशा हाइड्रोजन की डेंसिटी का 16 टाइम्स होती है, 16 गुना होती है। अब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, हम रेशो बनाना चाहते हैं हाइड्रोजन में स्पीड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन में स्पीड। इन दोनों के दरमियान में रेशो बराबर होगा बेटा यहाँ पर रो नॉट, नॉट नहीं है बल्कि ओ मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन के लिए, डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन था तो यहाँ पर आपने रिवर्स में करके उसका अंडर रूट बनाना है। अब डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन वो 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन को बेटा कैंसल आउट कर दें, आपके पास स्पीड इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्पीड इन ऑक्सीजन बराबर होगा 16 का अंडर रूट, 16 4 का सुकेयर है, सुकेयर से उसका अंडर रूट कैंसिल आउट कर दें तो जस्ट मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब स्पीड ऑफ हाइड्रोजन बराबर है आपके पास स्पीड इन ऑक्सीजन और उसके साथ 4 से मल्टीप्लाई करने से ये MCQs आपकी आई हुई है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन वो हमेशा स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन के 1/4 होती है, या फिर स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन हमेशा 4 गुना होती है स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन के। तो ये रिलेशन और ये आपने MCQs दोनों डेंसिटीज़ के लिए ध्यान में रखनी है क्योंकि बार बार रिपीट हो चुकी हैं। ये दूसरा हमारे पास रिलेशन था बेटा कि डेंसिटी का क्या कुछ अफेक्ट होता है और उनके दरमियान में ताल्लुक किस तरह से होता है, इस तरह का इन्वर्स रिलेशन होता है और डेंसिटी के ऊपर जजर रूट होता है। थर्ड हमारे पास बेटा यहाँ पर रिलेशन है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को ही देखा जाए तो ये स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करता है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, पहले हमने दोनों को कांस्टेंट रखा था, अब हम यहाँ जस्ट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ टेम्परेचर हमेशा वॉल्यूम ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर के घटने से वॉल्यूम भी कम हो जाता है। ये चार्ल्स लॉ है हमारे पास। V यहाँ पर वॉल्यूम है, नॉट अ स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर बेटा? तो वॉल्यूम हमेशा डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी, जहाँ वॉल्यूम कम होगा वहाँ गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसी रिलेशन को देखें, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला अभी हमने देखा कि ये डेंसिटी के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ द साउंड। अब इसी स्पीड के रिलेशन को मैं एक्सटेंड करने लगा हूँ डिफरेंट गैसेस के लिए कि हमारे पास एक ऐसी गैस है जो कि 0 सेल्सियस के ऊपर मौजूद है। अगर उसके लिए स्पीड का फार्मूला लिखना चाहेंगे तो V नॉट मैंने जस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के लिए बेटा इसको इस्तेमाल किया, नॉट। तो ये नोटेशन जहन में रखते रह जाइएगा। V नॉट यानी कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, गैमा P डिवाइडेड बाई रो नॉट। रो नॉट यहाँ डेंसिटी ऑफ द गैस है एट द 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी तरफ से हमने स्पीड ऑफ साउंड एट सम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस अननोन है, जस्ट हम यहाँ पर जनरल फार्मूला उसका लिख रहे हैं, हमें नहीं पता कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, इट्स ओके। जनरल हमने यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर बढ़ा था उस पर हमने फिर उसकी स्पीड को चेक किया था। ये हमारे पास गैमा P डिवाइडेड बाई रो T, रो T यानी कि डेंसिटी ऑफ द गैस एट सम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अब इन दोनों की वैल्यूज़ का रेशो बनाना है। किसी T टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या रही थी और इस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड क्या है, इन दोनों के दरमियान में रेशो। प्रेशर और रो ऑलरेडी हम कह के आए हैं ये कांस्टेंट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट सम टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के दरमियान में रेशो बराबर होगी डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के दरमियान में रेशो और उसका अंडर रूट, यानी कि रिवर्स बन जाएगा। इसके बाद बेटा आप अगर इसको वॉल्यूम से एसोसिएट करना चाहेंगे तो वॉल्यूम का रिलेशन आपने पढ़ा होगा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। 9th क्लास के अंदर आपको ये फार्मूला सिखाया जाता है कि किसी भी एक गैस के लिए T टेम्परेचर के ऊपर उसका वॉल्यूम हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका वॉल्यूम इंटू 1 प्लस बीटा T, वो टेम्परेचर कितना कुछ है और बीटा यहाँ पर बेटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि कितनी हद तक वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ था, उसका कोफिशिएंट यहाँ पर बेटा बीटा कहलाता है। और फॉर ऑल द गैसेस, अगर आपके पास उनका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमेशा बेटा 1/273 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 273 के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट सम टेम्परेचर T, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 + 1/273 यानी कि बीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे जो कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और T डिग्री सेल्सियस कोई भी आपके पास टेम्परेचर जिसके ऊपर आप ये सारी ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब एज वी नो दैट डेंसिटी हमेशा होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए अगर इसको लिखना चाहेंगे तो जस्ट आपने वॉल्यूम को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करना है, डेंसिटी को यहाँ डिवाइड कर लेना है। मास ऑफ द गैस आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो T डिग्री सेल्सियस के ऊपर मास डिवाइडेड बाय रो T, यानी कि T डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कुछ टेम्परेचर है, मास डिवाइडेड बाय रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या डेंसिटी है। जस्ट हमने वॉल्यूम की डेफिनेशन वहाँ से कैलकुलेट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस किया। 1 + T/273। अब मास दोनों तरफ से कांस्टेंट है, कैंसल आउट कर दें। 1/ρT इज इक्वल टू 1/ρ0 इंटू 1 + T डिवाइडेड बाई 273। अब रो नॉट को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो ρ0/ρT 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1 + T डिवाइडेड बाई 273। अब इस डेंसिटी का जो रिलेशन हमने कैलकुलेट किया है ये बेटा हमने रिप्लेस करना है यहाँ पर स्पीड के फार्मूला के अंदर, कि T टेम्परेचर के ऊपर क्या कुछ स्पीड थी और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या स्पीड है, उनकी जगह पर जो अंडर रूट में डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ हैं उनको हमने रिप्लेस कर देना है। तो जस्ट हमने यहाँ 1 + T डिवाइडेड बाई 273 और इसका अंडर रूट उनको रिप्लेस कर दिया। एज वी नो दैट, जस्ट बेटा इसका LCM लें, LCM 273 बनेगा, और यहाँ 1 का फैक्टर है तो ये LCM यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 273 + T आपके पास रह जाएगा। अब 273 + T डिग्री सेल्सियस, आपकी बुक के अंदर इस तरह की उसने नोटेशन इस्तेमाल की हुई थी, तो जो लफ्ज़ हम कह रहे थे कि कोई टेम्परेचर है हमारे पास, उस टेम्परेचर की वैल्यू को लिखा है 273 और इसके अंदर 0 को ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बेटा, ये 273 जो डिवीजन के अंदर मौजूद था, इसमें 0 को ऐड करने से कोई चीज़ किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू के पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस मैंने इसे लिखा हुआ है। ये आपके पास है क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों वैल्यूज़ वही हैं हमारे पास, और इनकी वैल्यूज़ को मैंने T और T0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए बेटा हम इसको लिखते हैं, और T0 यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट द 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, हमने इसकी वैल्यू को यहाँ लिखना है। VT डिवाइडेड बाई V0, स्पीड ऑफ द साउंड एट T डिग्री सेल्सियस, स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के दरमियान में रेशो बराबर होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका अंडर रूट। ये फार्मूला बेटा आपने जहन में रखना है, ये हम काफ़ी फर्दर नेक्स्ट जितनी भी हमारी MCQs आएंगी उनको डिस्कस करने में हमने ये बेटा इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास रिलेशन इसका कैलकुलेट हो जाता है। अब स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से हमने T डिग्री सेल्सियस के ऊपर कैलकुलेट करनी है, उसके लिए बेटा फिर से यही फार्मूला हमने यहाँ से पिक कर लेना है। इस फार्मूला को VT डिवाइडेड बाई V0 इज इक्वल टू 1 + T डिवाइडेड बाई 273। अब जो अंडर रूट था उसकी पावर 1/2 बना लें, यानी कि जज़र को 1/2 लिखा जा सकता है। इट्स ओके। अब ये लिखने के बाद हमने इस फार्मूला के ऊपर बेटा बायनॉमियल थ्योरम को इस्तेमाल कर लेना है। यूजिंग द बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम हमारे पास था बेटा 1 + x और उसकी पावर n, और इसको एक्सपेंड कैसे करते थे, 1 को ऐसे लिखते थे, फिर nx लिखा जाता था, n में से मज़ीद एक फैक्टर कम करते थे और 2 का फैक्टोरियल बनाते थे और x की पावर 2 हो जाती थी। इसी तरह से n × n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल और x3, ये आपके पास बायनॉमियल थ्योरम था। अब इस चीज़ को हमने एक्सपेंड करना है कि हमारे पास ये जो स्पीड का फार्मूला आ रहा था इसकी पावर 2 है, इसको हमने बायनॉमियल थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए एक्सपेंड करना है। अब पावर पहले 1 लिखना है, पावर को नीचे लिखना है, फिर पावर के साथ x की वैल्यू, x हमारे पास T डिवाइडेड बाई 273 है।
अप टू सो ऑन। नेक्स्ट वन, जितनी फर्दर वैल्यूज लिखेंगे वो इतनी हायर टर्म हो जाती हैं, स्क्वायर के अंदर हम उनकी वैल्यूज को निगलेक्ट आउट कर सकते हैं। हमें जस्ट फर्स्ट 2 टर्म्स चाहिए। हमने पहली 2 टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई, बाकियों को रिमूव कर दिया। तो वी टी डिवाइडेड बाई वी नॉट, स्पीड ऑफ द साउंड एट टी टेम्परेचर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 546। 2 को जब यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 546 रहेगा। अब उसकी पावर ख़त्म हो गई है, हमने इसकी ताकत से जान छुड़ा ली है। तो यहाँ बेटा इस रिलेशन को वी नॉट को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, वी टी बराबर होगा वी नॉट इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 546। वी नॉट को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से वी नॉट आएगा, वी नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, टी को मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ वी नॉट डिवाइडेड बाई 546। एज वी नो दैट स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हमारे पास बेटा 332 मीटर फी सेकंड थी, यानी कि 332 मीटर फी सेकंड। जब इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो 332 को बेटा 546 पर तकसीम करने से आपके पास आंसर आता है 0.16 वी। किसी टी टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ द साउंड हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड को जमा करने से हासिल होती है। कितने टेम्परेचर के ऊपर आपने उसकी दूसरी वैल्यू चेक की है, वो टेम्परेचर और उसके साथ 0.16 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। हियर इज, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि बेटा जब कभी भी किसी एक गैस के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया जाता है तो उसकी स्पीड ऑफ साउंड 0.16 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। इतना वैल्यू के अंदर इंक्रीज आ जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्रूव दैट वी टी बराबर है वी नॉट प्लस 0.16 टी, या फिर prove that for every 1 degree Celsius increase in the temperature of a gas increase the speed of sound approximately 0.16। ये स्टेटमेंट लिखता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपने यहाँ तक लिखनी है। तो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर को यहाँ से उठाना है, ठीक है बेटा, और इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर की ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको कराई हैं, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ तक आपने लिखनी है। क्लियर बेटा? तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन छोटे से हमारे बनते हैं बेटा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास व्हाट इज सुपरसोनिक, या सोनिक बूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। ये दोनों लफ्ज़ आपने बेटा जहन में रखने हैं। ये है क्या? इफ़ द स्पीड ऑफ बॉडी इन एयर एक्सीड्स देन द स्पीड ऑफ द साउंड देन इट इज़ कॉल्ड एज सुपरसोनिक। अगर हवा के अंदर हरकत करते हुए किसी भी जिस्म की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से बढ़ जाती है, यानी कि 332 मीटर फी सेकंड से बढ़ जाती है, तो फ़ौरन से उससे पैदा होने वाली जो वेव्स हैं वो बेटा, उनको बेटा नाम दिया जाता है सुपरसोनिक्स का। क्लियर बेटा? अब सच अ बॉडी leaves behind it a conical disturbance which spread continuously. Such a disturbance is called as shock waves। ये दूसरी डेफिनेशन आपने भी ये जहन में रखनी है। what are the shock waves? कि जैसा कि हमारा पास कोई बेटा एक जेट प्लेन होता है, फाइटर जेट अगर आपने देखे हो, हर एक कंट्री के पास मौजूद हैं। ये मैं इसकी सादा सी एग्जांपल बना रहा हूँ। ये कोई प्लेन नहीं है हमारे पास बेटा। हियर इज प्लेन हमेशा जब भी फाइटर जेट्स जितने भी हैं वो स्पीड ऑफ साउंड से तेज़ चलते हैं, तो इनके पीछे इस तरह से कोन्स की सूरत के अंदर स्प्रेड करती हुई हमें वेव्स दिखाई देती हैं। इनको बेटा नाम दिया जाता है सुपरसोनिक्स का। जब भी ऊपर से आपके गुजरता है ना, बहुत बड़ी गड़गड़ाहट आपको महसूस होती है। इसी वजह से बेटा हमें शॉक वेव्स महसूस होती हैं। अब कुछ बच्चे से डर भी जाते हैं, इतनी तेज़ ये वेव्स होती हैं। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की कुछ खसूसियात प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे लिप्स वाइब्रेट कर रहे हैं और इनकी वाइब्रेशन से साउंड वेव्स आप तक पहुँच रही हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। तीसरा बेटा रिफ्लेक्ट, डाइफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। बाकी वेव्स की तरह साउंड वेव्स भी बेटा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न में से गुजरती हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। ये था हमारा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।